हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में। उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम वो लेक्चर डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को सीखने के लिए हम ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। जिस टॉपिक से सवाल आता है नीट में, जिस टॉपिक से सवाल आता है जेई में, दैट इज परसेंटेज एरर। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी तरह के परसेंटेज एरर पे सवाल आ सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लगा के कैसे हम उनको सॉल्व करके 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इजी होता है, श्योरिटी होती है कि क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे मैंने आपके डायमेंशनल एनालिसिस में लास्ट का टॉपिक बताया था कि कैसे हम डिपेंडेंसी ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एक्स वाई जेड कैलकुलेट करके। उसी तरह से यहाँ से परसेंटेज एरर से क्वेश्चन पक्का आता है, नीट लेवल का हो या जेई मेंस लेवल का हो। इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हेडिंग रहने वाला है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये है आज का टॉपिक। कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर में सबसे पहली जो डिस्कशन है कि एरर्स को ऐड कैसे किया जा सकता है। क्या एरर ऐड होते हैं, क्या एरर सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी होते हैं, किस तरह से होते हैं, क्या ये बेसिक मेथड को ही फॉलो करते हैं, वो सब हम देखेंगे। यहां पर बड़ी बारीकी की लाइन है जो हमेशा याद रखिएगा, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। क्लियरली लिख देता हूं, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। मीनिंग क्या है इस लाइन का कि जो एरर्स होते हैं, एनी फॉर्म ऑफ एरर, वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। वो हमेशा क्या होते जाएंगे, एडअप होते जाएंगे, एडअप होते जाएंगे। एरर गलती बढ़ती जाएगी, कम कभी नहीं होगी कि ये एक एरर था, ये एक गलती थी, ये दूसरी गलती थी, सब्ट्रैक्ट किया तो गलती कम नहीं होगी। दोनों हमेशा दो गलतियां कंबाइन होकर एक बड़ी गलती बन जाती है, राइट। सो एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। इस बात को याद रखिएगा, यहां यूज होगी। सबसे पहले मैं देखूंगा कि एरर्स को ऐड कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो एडिशन, हेडिंग लिखिए, एडिशन। एडिशन में मान लेते हैं कि हमारे पास दो मेजर्ड वैल्यूज हैं। दो मेजर्ड वैल्यूज हैं, a प्लस डेल्टा ए और दूसरी वाली है b प्लस डेल्टा b। ये एक मेजर्ड वैल्यू उसका एरर, दूसरी मेजर्ड वैल्यू उसका एरर। अब इन दोनों को मुझे एडअप करना है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे एक रिजल्ट मिलेगा z। z मिलेगा ना, तो z ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, राइट। ये मुझे दो वैल्यूज को, दो मेजर्ड वैल्यूज को मुझे ऐड करना था, मैंने लिख दिया z इक्वल्स टू a प्लस बी। अब डेल्टा a एरर है a का, डेल्टा b एरर है b का, तो z में भी कुछ एरर आएगा। जो z में एरर आ जाएगा उसको बोलेंगे डेल्टा z। तो इसका नेक्स्ट स्टेप आप इसको लिख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट स्टेप विद एरर्स, विद एरर्स। ये फर्स्ट इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा z प्लस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा ए। ऐड करना है मुझे, मैंने प्लस का साइन लगा दिया, b प्लस डेल्टा। इस तरह से इनका एडिशन हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे, ये a है, ये b है, इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं और एरर्स को एक साथ लिख रहा हूं। ये मैंने रीअरेंज कर दिया इनको, ओके। अब देखिए, इक्वेशन फर्स्ट कहती है कि z किसके बराबर था, a प्लस b के बराबर था। यहां पर आप देख सकते हैं z किसके बराबर है, ये z है, इधर a प्लस b है। इसका मतलब कि ये दोनों टर्म्स ऐसे कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, सॉरी एक चीज फॉलो करते चलिएगा, नेगेटिव साइन भी साथ साथ लगाते चलिएगा। प्लस माइनस होता है ना एरर, प्लस माइनस, तो
ऐसे आएगा। तो हमारे पास आया प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये एरर आया है, डेल्टा जेड की वैल्यू आई है, मतलब सम करने के बाद जो z आएगा, z में कितना एरर होगा, तो यहां पर आ गया ना, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, तो ये एरर्स देखो ऐड हो गए। इसमें नेगेटिव टर्म्स भी हैं, तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना होगा, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। सो मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना हो सकता है, पॉजिटिव वाली टर्म, तो वो होगा डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा, इसको कहेंगे मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर एडिशन के केस में। सेम अप्रोच फॉलो की जाएगी सब्ट्रैक्शन के लिए भी। सो अब केस ऑफ सब्ट्रैक्शन देखते हैं, इसी तरह से मुझे फॉलो करना है सब्ट्रैक्शन का केस भी। अगेन मेरे पास दो मेजरमेंट्स हैं, एक है ए जिसका एरर है डेल्टा ए, दूसरी है बी जिसका एरर है डेल्टा बी। तो जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो z आ जाएगा a माइनस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। विद एरर्स अगर इनको लिखा जाए, विद एरर्स यह आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस, इस बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, अब डेल्टा z सबको पता क्या था, डेल्टा z इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z। ओके, फिर से रीअरेंज करते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं, a माइनस b, इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, फिर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये ऐसे लिखा जाएगा। आप इसको देखोगे, जब इसको खोल, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये माइनस बी बन जाएगा, ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर क्या आ गया, चलो मैं आपको ये स्टेप करके दिखा देता हूं। ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ऐसा हो गया, राइट। इस माइनस के कारण माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो माइनस प्लस हो गया। z इक्वल्स टू, ये आ गया a माइनस बी। अब प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, मीनिंग सेम है, इसलिए मैं इसको कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर सिर्फ अब ऐसा लिखा जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। अगेन फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, जो z है और a माइनस बी है वो इक्वल क्वांटिटीज है, ये कैंसिल हो जाएंगी। वी आर लेफ्ट विद प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। फिर से आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर ड्यूरिंग दिस सब्ट्रैक्शन। सो मैक्सिमम परमिसिबल एरर गो विद द पॉजिटिव साइन, so we will take only the positive sign for maximum permissible error। so ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, this is the maximum permissible error। so आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस में देख सकते हैं ये लाइन वैलिड है। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, चाहे वो सब्ट्रैक्शन कर रहे थे या हम एडिशन कर रहे थे, यहां भी एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, बात याद रखिएगा। यहीं पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इनकी, कि आपके पास रेजिस्टेंस है लेट्स से 2.0 प्लस माइनस 0.2 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये उसका एरर है। दूसरा रेजिस्टेंस है 3.0 प्लस माइनस 0.1 ओम। दोनों केस डिस्कस किए जाएंगे। एडिशन करना है रिजल्टेंट, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस, एडिशन अगर मुझे करना पड़ा, क्वेश्चन पूछा गया तो कैसा किया जाएगा, सो वी कैन राइट 2.0 प्लस माइनस 0.2
प्लस 3.0 प्लस माइनस 0.1। ओके, सो जो मेजरमेंट्स होती हैं 2.0 और 3.0 ये आपस में ऐड होती हैं, एरर के साथ ऐड होता है। याद रखिएगा, इनको मत सॉल्व कर दीजिएगा। एरर हमेशा एरर के साथ ही ऐड होगा। ये एरर थे, ये अलग से ऐड होंगे, और मेजर्ड वैल्यूज जो थी वो अलग से ऐड होंगी। ये तो 2.0 प्लस 3.0 ये आ जाएगा 5.0, और एरर अलग से ऐड हो रहे हैं 0.2 0.1 ये आ जाएगा 0.3। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये ओम्स में लिखा जाएगा। तो इसमें कितना एरर आ गया, इसमें एरर आ गया 0.3, ये इसका एरर आ गया। यहां से अगर आपको रिलेटिव एरर पूछ लेता है तो इसका रिलेटिव एरर कितना होगा, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है एरर लिखा जाता है और उसकी मेजर्ड वैल्यू लिखी जाती है, एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ये आपके पास इसका रिलेटिव एरर आ जाएगा। परसेंटेज एरर पूछा जाएगा, इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ओके ओके, ये तो थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस। ओके, सब्ट्रैक्शन में भी अगर मैं इसको देखूं कि r इक्वल्स टू r1 माइनस r2, या r2 माइनस r1 कर लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा 3.0 प्लस माइनस ऐसे 2.0 प्लस माइनस 0.2। सब्ट्रैक्शन करना है 3 माइनस 2, ये तो आ गया 1.0 प्लस माइनस। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, बात याद रखिए। चाहे माइनस का साइन है, लेकिन हमने थ्योरी में सीखा था माइनस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके फाइनली पॉजिटिव ही आता है। सो यहां पर हम क्या करेंगे 0.1 प्लस 0.2। याद रखिएगा, ये सवाल आना चाहिए आपको। 0.3, इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा, इस तरह से 1.0 प्लस माइनस 0.3। सो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा एडिटिव ही होते हैं, एडिटिव इन नेचर। अब हम देखते हैं केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की क्या थ्योरी है, कैसे सवाल आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो इसको नोट करिए आप अच्छे से, इसके नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडिशन कैसा है, सब्ट्रैक्शन कैसा है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपने देखा ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दोनों के रिजल्ट सेम आए हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो होता है ऐड हो रहा है। उसी तरह से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी जो रिजल्ट्स आएंगे वो सेम आएंगे। चलिए उनको देखते हैं कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो थर्ड लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन का केस। मल्टीप्लिकेशन ये हेडिंग है। ओके, अगेन हमारे पास दो टर्म्स हैं ए एंड बी, और उनके एरर्स हैं डेल्टा ए और डेल्टा बी, उनके एरर्स हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, z जो रिजल्ट आएगा, z इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, z इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b। विद एरर्स लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस डेल्टा b। इस तरह से ये इक्वेशन लिखा गया नेक्स्ट स्टेप का। अब हमें ब्रैकेट्स ओपन करने हैं और इनको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा जाएगा। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, 4 टर्म्स लिखी जाएंगी यहां पर। क्या क्या होंगी, a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस a डेल्टा b, फिर डेल्टा a को b से मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस माइनस b डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। 4 टर्म्स मिलेंगे।
सो इन 4 टर्म्स में से आप देखोगे कि जो लास्ट वाली टर्म है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर्स। ये भी एरर है, ये भी एरर है, ये भी बहुत छोटी टर्म है, ये भी बहुत छोटी टर्म है। जब दो छोटी छोटी टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होता है तो रिजल्ट और छोटा हो जाता है। जैसे 0.001 मल्टीप्लाई 0.002, जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। देखते हैं 0.001 मल्टीप्लाई 0.002, ये लिखा जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई, ये लिखा जाएगा 2 इंटू 10⁻³ सॉल्व करते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6। दो छोटी वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन बहुत छोटा हो गया, -3 था -6 हो गया। इसीलिए यहां पर हम इस छोटी वैल्यू को वेरी स्मॉल, इसको इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फर्दर हम इसको अपनी कैलकुलेशंस में नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास यहां पर सिंपल 3 टर्म्स बचेंगी 1, 2 एंड 3। अगेन फर्स्ट इक्वेशन हमें बताता है z इक्वल्स टू ए बी, तो यहां पर z है, यहां पर ए बी है। चलो हम लिख लेते हैं इसको, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। थ्रू आउट द इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप z से डिवाइड कर दो। सो डिवाइड द above equation by z। जब आप इसको z से डिवाइड करोगे तो z डिवाइडेड बाय z 1 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू ए बी। अब ए बी डिवाइडेड बाय z करना है ना, तो z तो ए बी के ही बराबर था, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय z, बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय z। ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट कहती है कि ए बी किसके बराबर है, z के बराबर ही है, तो आप इसको z लिख सकते हैं। ये टर्म्स कैंसिल होकर यहां पर 1 बचेगा, ठीक है। तो मैं 1 लिख रहा हूं, अब 1 लिख दिया। 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो ये टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी। सो वी आर लेफ्ट विद प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ये क्या है, दिस इज द रिलेटिव एरर इन z इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब ये चीज है, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, डेल्टा ए वाली टर्म्स को पहले लिख रहा हूं, डेल्टा बी को बाद में लिख रहा हूं, देखने में अच्छा लगता है, समझने में, याद रखने में आसान होता है। सो डेल्टा ए ये लिखा गया, और साथ में क्या था, बी था इसके। z क्या है, z है ए बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, प्लस माइनस डेल्टा बी साथ में a है डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। ये डेल्टा z की जगह मैंने ए बी लिख दिया। अब b से तो b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। दिस इज द रिलेटिव एरर इन a, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, दिस इज द रिलेटिव एरर इन b। ओके, अब मैक्सिमम रिलेटिव एरर कितना हो सकता है, तो मैं पॉजिटिव वाली वैल्यूज लूंगा, डेल्टा z अपॉन z, द रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन a एंड b। ये a का रिलेटिव एरर प्लस ये b का रिलेटिव एरर, इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आया। अगेन देखो, शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत थी मल्टीप्लीकेशन का केस था कि दो टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन उनके एरर की जब बात आई तो एरर क्या हो रहे हैं, एरर तो ऐड हो रहे हैं। फिर से एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, याद रखिए बात को। सो यहां से ये भी कंक्लूड हो गया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रहे थे, यहां पर ये आ गया कि रिलेटिव एरर भी क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ओके, सेम रिजल्ट डिवीजन के केस में भी आएगा, उसको भी चेक कर लेते हैं।
फोर्थ है डिवीजन। अब डिवीजन में फिर से हम स्टार्ट करेंगे, z इक्वल्स टू a डिवाइड b, इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे। विद एरर्स जब इसको लिखा गया तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a। ये थ्योरी काफी लेंथी सी लगती है, बोरिंग सी लगती है, लेकिन हमें आनी चाहिए। जब ये आ जाएगी हमें न्यूमेरिकल, मैंने आपको पहले बताया यही टॉपिक से नीट में जेईई में सवाल आएगा, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लंबा चला जाएगा क्योंकि एग्जाम्पल भी साथ साथ डिस्कस करनी है। इस तरह से इसका डिवीजन पैटर्न लिखा गया। यहां से आप z को कॉमन ले सकते हो, ये भी लिखना आना चाहिए आप सबको। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये लिखना नहीं आता है, तो ये आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स है, 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में ये आ जाता है। z को कॉमन लिया हमने। अब यहां से a को कॉमन ले, a को कॉमन लिया जाएगा तो लिखा जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए। यहां से b को कॉमन लिया जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ऐसे इस तरह से ये अराइज होगा। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कहता है z किसके बराबर, a डिवाइडेड बाय b के बराबर। यहां पर z, यहां पर क्या, a डिवाइडेड बाय b। तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, a डिवाइडेड बाय b, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों टर्म्स ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू, यहां से 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, राइट। ये जो टर्म है अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये कैसी लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b पावर -1। जैसे यहां पावर 1 था, यहां पावर 1 था, लेकिन जब यही टर्म ऊपर चला जाएगा तो -1 लिखा जाएगा। यहां पर अब छोटी सी जरूरत पड़ती है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की। सो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, यहां पर ही सिखा देता हूं मैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है कि अगर आपके पास कभी कोई टर्म ऐसी लिखी जाए a प्लस एक्स पावर n, यहां पर जो x है मच स्मॉलर देन, x का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, मच स्मॉलर देन 1, तो ऐसी सिचुएशंस में 1 प्लस एक्स पावर n को लिखा जाता है 1 प्लस एन एक्स, ऐसे कि जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। सिंपल। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम यहां पर यूज करेंगे कि यहां पर हमारे पास पावर क्या है, पावर है -1। यहां पर पावर क्या थी, n चला गया आगे यहां पर x के साथ, तो यहां पर x की जगह कौन है, x की जगह है डेल्टा b अपॉन b, तो -1 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ। ओके, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये ऐसा आ जाएगा, है ना। ये -1 जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आ गया। अगेन इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 टर्म्स आएंगी हमारे पास, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू, ये आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, फिर इसकी बारी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b।
अगेन आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन में भी मैंने जब एरर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उसको इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उनका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। यहां पर भी रिलेटिव एरर्स आपस में लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि इनका भी रिजल्ट बहुत छोटा आने वाला है। ओके, सो हमारे पास सिर्फ ये 3 क्वांटिटीज बचेंगी। 3 क्वांटिटीज में भी सॉरी 3 टर्म्स में 1 2 एंड 3। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ये 1 से 1 आपस में ये कैंसिल हो गए। सो ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ लिया जाए तो सिर्फ पॉजिटिव वाला रखना है। सिर्फ पॉजिटिव वाला जब आप रखोगे तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो सेम रिजल्ट आएगा जो मल्टीप्लिकेशन के केस में आया था, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिलेटिव एरर ऐड हो रही है, उसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी एरर्स क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। बात याद रखिएगा, ये थ्योरी में स्कूल में आपको ये पढ़ाया जाता है, सीखा जाता है, डेरिवेशन स्कोरिंग होती है कि एग्जाम में आ जाता है, लेकिन नीट और जेई में इसके बेस पे सवाल आएगा। तो जो अभी इसके बाद मैं अभी पढ़ाऊंगा वो पक्का सवाल आता है, तो उसको देखिएगा कि क्या है वो, कैसे हम इन मल्टीप्लिकेशंस को यूज करते हैं, कैसे एडिशंस को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर कभी हमारे पास पावर आ जाए तो कैसे हैंडल करना है, तो उसका भी थ्योरी सीखते हैं, फिर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखते हैं। पावर आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ही हमने केस ऑफ पावर, केस ऑफ पावर, जैसे हमने देखा z इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b था, तो रिजल्ट आ गया डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, है ना। एरर्स की टर्म में, रिलेटिव एरर्स की टर्म में ऐसा आ गया। अब मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास a स्क्वायर है, जिसको मैं a मल्टीप्लाई a लिख सकता हूं, पावर का केस आ गया, केस ऑफ पावर, a स्क्वायर है, z इक्वल्स टू a स्क्वायर है, a मल्टीप्लाई a लिखा गया। तो एरर्स की टर्म में अब ये कैसा लिखा जाएगा, b की जगह a आ गया ना, बस b की जगह a को रिप्लेस कर दो, तो ऐसे लिखा जाएगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a। यहां b था, अब यहां a, फिर से आ जाएगा ऐसा। इसका स्टेप बना 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन, ये सीखना था हमने, ये चीज कि जो पावर होती है एरर एनालिसिस में वो आगे आ जाती है। ओके, अगर n टाइम्स होता, ये एग्जांपल है याद रखिए, अगर आपके पास ऐसा केस होता z इक्वल्स टू a पावर n, तो रिलेटिव एरर लिखने की नौबत आ जाए तो n फ्रंट में आ जाएगा, a का रिलेटिव एरर लिख लेंगे ऐसे। ओके, याद रखिए। अब ये तो है रिलेटिव एरर इन z। कई बार पूछ लिया जाता है ऐसी सिचुएशंस में कि मैक्सिमम एरर क्या होगा z में। आपने तो ये रिलेटिव एरर निकला है, तो कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम एरर इन z, मैक्सिमम एरर इन z। मैक्सिमम एरर है ये डेल्टा z, तो हमें सिर्फ डेल्टा z ही लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकी सब कुछ हम राइट साइड ले जाएंगे। ये बारीकियां हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में काम आती हैं। ये हो गया मैक्सिमम एरर इन z, ये हो गया रिलेटिव एरर इन z। पावर थी सामने आ गई। अब तो ये तो एक टर्म वाली पावर थी, अगर मल्टीपल टर्म्स वाली पावर आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी सीखते हैं। अगर हमारे पास 2 3 4 टर्म्स हैं, उनकी पावर भी है, कुछ मल्टीप्लाई हो रही हैं, कुछ डिवाइड हो रही हैं, तो फिर सवाल आ गया कि डिवीजन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और पावर भी है, तो फिर कैसे सॉल्व किया जाए। तो
वो कुछ ऐसा हो सकता है, z इक्वल्स टू a पावर n b पावर x डिवाइडेड बाय c पावर y। यहां पर पावर भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और c डिवाइड हो रहा है। अब हमें सीखना है, अब आपने देखा था जब डिवीजन का केस था, क्या था वो, a डिवाइडेड बाय b, तो रिजल्ट क्या आ गया था, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन, ये रिजल्ट आ गया था। इसका मतलब जो भी डिनोमिनेटर में था वो उसका रिलेटिव एरर ऐड हो गया था। यहां पर भी ऐसे ही होगा कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगा। चलिए सीखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू, a के लिए पावर आगे आ जाएगी n डेल्टा a अपॉन a प्लस, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होते हैं, b के लिए पावर आगे आ जाएगी x डेल्टा b अपॉन b, ऐसे। c के लिए जैसे यहां पर ये b था, ये ऐसे उसका एडिशन हो गया था, c के लिए भी y डेल्टा c अपॉन c, ऐसे लिखा जाएगा। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर गलती कर देते हैं। कैसे गलती करते हैं वो भी दिखा देता हूं। बच्चे कहते हैं कि इस टर्म को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। हाँ बिल्कुल सही लिख सकते हैं, ये y था ऊपर चला गया माइनस y हो गया। अब मैं कहता आ रहा हूं कि पावर जो होती है वो सामने आ जाती है ना, 2 था 2 सामने आ गया, n था n सामने आ गया, तो यहां पर तो पावर कौन है, यहां पर पावर है माइनस y। तो बच्चे बोलेंगे सर यहां पर तो पावर सामने आ जाएगी। अब पावर सामने आ गई तो प्लस माइनस क्या बन गया, प्लस माइनस बन गया माइनस। अब माइनस बन गया तो यार ये तो गलत कर गया ना इस लाइन को, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। लेकिन यहां तो क्या हुआ, यहां तो बात बैठी नहीं, यहां पर तो माइनस हो गया तो गलती हो गई। बच्चे इसको लेके फॉलो कर लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो पावर नेगेटिव थी और यहां पर नेगेटिव नहीं आएगा ऐसा मैं बोल रहा हूं, आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया। इस नेगेटिव को हमने ऑलरेडी हैंडल कर लिया है, तभी फॉर्मूला बना था। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करके इस नेगेटिव को हमने ऑलरेडी, आपको याद होगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर गई थी, -1 लिखा था, फिर -1 को आगे मल्टीप्लाई लेके आए थे, ये वही माइनस है। तो उस माइनस को ऑलरेडी, इस माइनस को हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं और उसके बाद जो फॉर्मूला बना था वो पॉजिटिव आए थे। इसीलिए हमें यहां पर इस माइनस को नजरअंदाज करना है, इग्नोर करना है, या ऐसा लिखिए ही मत, आप ऐसा ही रहने दीजिए और डायरेक्टली प्लस में रखिए। और इसको पक्का याद रखिए, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। इस तरह से अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया रिलेटिव एरर। यहीं से यूजुअली आपको परसेंटेज एरर पूछा जाता है, तो इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a का परसेंटेज एरर पुट किया जाएगा, फिर b का परसेंटेज एरर लिख दिया जाएगा, और फिर c का परसेंटेज एरर लिख दिया जाएगा। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा आसान वाला पहले। कहता है रेडियस कैलकुलेट किया गया एक स्फीयर का जिसमें एरर है 2% का, 2% एरर है किसमें, इन द रेडियस ऑफ स्फीयर। ऑलराइट, कहता है बताओ जब इसी स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंटेज एरर आएगा वॉल्यूम में, जब इसी स्फीयर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज एरर आएगा। सो कैलकुलेट द परसेंटेज एरर
इन द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे लिखा जाएगा। अब यार जैसे ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनमें तो कोई एरर नहीं होगा, एरर किसमें है, रेडियस में है। तो इसी चीज को आसान बनाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जैसे यहां पर था z इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, अब यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए। यहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा v अपॉन v इक्वल्स टू, पावर कितनी है, 3 है, 3 को आगे ले आइए, डेल्टा r अपॉन, ये तो हो गया रिलेटिव एरर्स की फॉर्म में, लेकिन आपको क्या है, परसेंटेज एरर गिवन है। तो परसेंटेज एरर की टर्म में डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, दैट मीन परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन रेडियस। अब परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 2%, तो इसकी जगह मैं 2% लिख दूंगा, 3 मल्टीप्लाई 2%, इट कम्स आउट टू बी 6%, ये आंसर आएगा। सो 6% इज द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसके रेडियस में कितना परसेंट एरर था, 2% एरर था। सेम पैटर्न को फॉलो करके आप एरिया वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, कि सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल्स टू, पावर 2 है, पावर सामने आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब रेडियस में कितना एरर, 2%, इसकी जगह 2% लिखेंगे, ये आएगा 2 इंटू 2%, विच कम्स आउट टू बी 4%। तो ये आंसर हो गया, 4% एरिया में और 6% है वॉल्यूम में एरर। ये बेसिक सवाल है लेकिन आता है ये। ओके, एक और सवाल देखते हैं जिसमें आपको ये एरर ना गिवन हो। उससे पहले मैं इस तरह का एक सवाल लेता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको इस तरह से 2% एरर ना गिवन होता तो फिर एरर की जगह क्या लिखते। ओके, सो लेट्स से नेक्स्ट एग्जांपल, कि आपके पास एक ए है, इसका परसेंटेज एरर आपको गिवन है 2%। ओके, बी है, बी का आपको परसेंटेज एरर गिवन है 3%, और आपके पास सी है, इसका भी परसेंटेज एरर आपको गिवन है 1%। और न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, z इक्वल्स टू a पावर 2 b पावर 3 c पावर 4। कहता है फाइंड द परसेंटेज एरर इन z, फाइंड द परसेंटेज एरर इन z। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, परसेंटेज एरर इन z में कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये डाटा गिवन होगा कि a में इतना एरर है, b में इतना एरर है, c में इतना एरर है, और परसेंटेज एरर इन z कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इस तरह से लिखना जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो ऐसे लिखा जाएगा, तो यहीं पर लिख देते हैं, चलिए इनको 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये परसेंटेज एरर की टर्म्स में लिखे जाएंगे। एन, एन की जगह क्या है, ए का पावर कितना है, 2 है, तो यहां 2 लिखा जाए, बी का पावर है 3, यहां 3 लिखा जाए, और सी का पावर है 4, यहां 4 लिखा जाए। इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में लिखे जाएंगे 2। ए का परसेंटेज एरर कितना, 2%,
बी का परसेंटेज एरर कितना 3% और सी का परसेंटेज एरर है 1%। इसको सॉल्व करिए। 4%, 3 मल्टीप्लाई 3 9% और 4%। ऐड करिए, कितना हो जाएगा 4 4 8 8 प्लस 9 17%। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल भी नीट में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, क्योंकि यहीं से सवाल बैठता है। अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको परसेंटेज एरर नहीं गिवन है और पूछ लिया गया कि परसेंटेज एरर निकालो या मैक्सिमम एरर निकालो, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। चलिए वो एग्जांपल भी देखते हैं। कहता है कि डेंसिटी का एरर निकालो, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी when the measured values of mass is mass and volume is, लिख सकते हैं 2.0 मास के लिए ग्राम लिखेंगे एंड 5.0 वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे रिस्पेक्टिवली। ऐसे ये डाटा गिवन है आपको और मैक्सिमम एरर निकालना है। क्या निकाल सकते हो? अभी तक आपने इतना कंटेंट पढ़ा है, सीखा है, ये सवाल आ जाए कैसे करेंगे। कोई परसेंटेज एरर गिवन नहीं है, परसेंटेज एरर भी पूछा जा सकता है, निकालिए। रिलेटिव एरर भी पूछा जा सकता है, निकालिए। और जो इस क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सिमम एरर निकालिए इन डेंसिटी, वो भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे सवालों को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए नई बात सीखनी है। कॉन्सेप्ट क्या सिखाएगा? कॉन्सेप्ट सिखाएगा कि अब एरर तो गिवन नहीं, तो फिर आप एरर लोगे किसको? जैसे डेल्टा वी लिखना पड़ेगा। अब देखो ना, डेंसिटी को क्या लिखते हो? अब डेंसिटी को तो लिख देते हो मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका रिलेटिव एरर ही लिखना पड़े तो ऐसा लिखा जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, ऐसा लिखा जाएगा। अब यहां पर डेल्टा एम किसको लिखेंगे? एम तो पता है आपको, एम तो हो जाएगा 2 ग्राम और वी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। डेल्टा एम और डेल्टा वी किसको लिखेंगे यार? अगर आपको वो पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो गया। उस चीज को सीखना है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आपको इस तरह से डाटा ना गिवन हो तो फिर आप मैक्सिमम एरर, देखो ये क्या है, रीडिंग है, इसको भी मेजर किया गया होगा। मेजर करते समय किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी डिवाइस का यूज किया गया होगा, तो इसमें मैक्सिमम एरर कितना होने के चांसेस थे? दैट इज इक्वल्स टू द लीस्ट काउंट एरर ऑफ दिस मेजरमेंट। इसकी रीडिंग जब मेजर की गई होगी तो इसको मेजर करते हुए एरर होने के कितने चांसेस थे? दैट एरर इज इक्वल्स टू द लीस्ट काउंट एरर। तो जब भी कभी आपको इस तरह से डाटा ना गिवन हो तो आपको एरर ढूंढना है कि डेल्टा एम क्या लिखा जाए, डेल्टा वी क्या लिखा जाए। देन तो एरर कौन होगा? दैट इज इक्वल्स टू द लीस्ट काउंट एरर। तो मैक्सिमम एरर पॉसिबल जो है इस रीडिंग में, मैक्सिमम एरर पॉसिबल किसके बराबर होगा? इक्वल्स टू लीस्ट काउंट एरर, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हमें इतना पता लग गया कि डेल्टा एम लीस्ट काउंट एरर के बराबर होगा इस रीडिंग की लीस्ट काउंट एरर के बराबर, डेल्टा वी इस रीडिंग की लीस्ट काउंट एरर के बराबर होगा। अब यार लीस्ट काउंट एरर इन रीडिंग से निकालेंगे कैसे? चलो इसको और मैं 0 लिख देता हूं सेंटीमीटर क्यूब। यहां 2 डेसिमल प्लेस है, यहां 1 डेसिमल प्लेस। तो देखो डेसिमल प्लेसेस का बड़ा रोल है। इसका जो लीस्ट काउंट एरर लिखा जाएगा 0.2 का ना, जो मास को लिखता है तो डेल्टा एम लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू
0.1 ऐसे लिखा जाएगा इसका। देखो कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 डेसिमल प्लेस है, तो 0.1 लिखा गया। डेल्टा वी का लीस्ट काउंट एरर जब लिखा जाएगा ऐसे है 5.00, तो इसको कैसे लिखेंगे 0.01, ये इसका लीस्ट काउंट एरर होगा। इस तरह से लीस्ट काउंट एरर कहां से आता है, लीस्ट काउंट से आता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है, द मिनिमम वैल्यू। सो इसकी कैलकुलेशन पे मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है डिजिट से पता लगता है, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। यहां पर ऐसा डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया जिसके डेसिमल प्लेसेस सिर्फ 1 था। यहां पर ऐसा डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया जिसके डेसिमल प्लेसेस, जिसके लीस्ट काउंट कितने डेसिमल प्लेसेस के थे, 2 डेसिमल प्लेसेस के। सो द maximum possible error in any calculation, in any measurement is always equals to the least count error, और least count error रीडिंग देख के हम डिसाइड करेंगे। अब आपको पता लग गया डेल्टा एम क्या लिखना है, डेल्टा वी क्या लिखना है, एम क्या लिखना है, वी क्या लिखना है, सब पता लग गया। डाटा है हमारे पास, सिर्फ कैलकुलेशन बचती है। ओके, सो अभी तो आपको पूछा क्या गया है मैक्सिमम एरर, तो ये तो रिलेटिव एरर है ना यार, तो मैक्सिमम एरर तो होगा ये डेल्टा डी, तो डी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन दिस इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम एरर, डी इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब डी था क्या, डी तो यहां से कैलकुलेट होगा फर्स्ट इक्वेशन से, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना है 2 और वॉल्यूम कितना है 5। सॉल्व कर लीजिए इसको। अब डेसिमल प्लेसेस की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 0.4, ये तो आ गया डी का वैल्यू जो यहां पर लिखा जाएगा 0.4, मैं लिख देता हूं 0.4। डेल्टा एम की जगह लिखा गया 0.1, एम की जगह लिखा गया 2.0 प्लस डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या है 0.01, ओके, और वी क्या है वॉल्यूम 5.00। नया मिसकंसेप्शन पढ़ते पढ़ते दिमाग में आएगा, क्या दिमाग में आएगा, ध्यान से सुनिए। ये तो यार मास, ये तो यार वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम ऐड कैसे हो रही है, पॉसिबिलिटी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो मैंने पढ़ा दिया था कि 2 डिफरेंट टर्म्स ऐड ही नहीं हो सकती, कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी से ऐड नहीं होगा, ये इससे ऐड नहीं होगा, ये उससे, कि ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड। यहां तो सर आप 2 डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाएगा, सुनिएगा। ये जो टर्म है दिस इज ए रिलेटिव एरर, इसका यूनिट क्या, इसका यूनिट ग्राम, इसका यूनिट क्या ग्राम, ग्राम ने ग्राम को कर दिया कैंसिल। अब ये विदाउट यूनिट, कोई यूनिट नहीं है इस टर्म का, इट इज ए प्योर नंबर, और एक नंबर को दूसरे नंबर से ऐड बड़े हंसते हंसते कर दो, राइट, कोई जरूरत ही नहीं है। यहां पर भी सेंटीमीटर क्यूब, यहां पर भी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गए, ये क्या बचा, एक प्योर नंबर बचा, ठीक है। इसका मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई यूनिट किसकी बची, सिर्फ डेंसिटी की। यहां पर जो बैठा था डी बैठा था ना 0.4, 0.4, क्या यूनिट बची डेंसिटी की, क्या होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट बची। ये तो प्योर नंबर रह गए, ठीक है, तो इनको मैंने ऐड कर दिया, ये भी याद रखना। और एक देखो, जैसे मैंने कहा था एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होता है, तो यहां पर ये सीखा कि रिलेटिव एरर का या परसेंटेज एरर का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा, इस कैलकुलेशन को बताएं, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। ये हो गया 0.4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये डेसिमल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा देखो ना, ये भी 1 पॉइंट डेसिमल है, ये भी 1 पॉइंट डेसिमल है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहां बचेगा 1.2 प्लस यहां पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ये डेसिमल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहां बचेगा 1.5 ऐसे। अब इसको सॉल्व करना है आपको, 0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5 + 2 डिवाइडेड बाय 10, यह आएगा 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई
7/10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 0.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास मैक्सिमम एरर आएगा डेंसिटी का। इस तरह से ये सवाल अपने इंपॉर्टेंस शो करता है कि इसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि कैसे मास और वॉल्यूम जो मिसकंसेप्शन एग्जाम में बैठ के आती है वो ना आए, कि ये कैसे प्योर नंबर बने। लीस्ट काउंट की हेल्प से कैसे हमने डिसाइड किया कि एरर कौन होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सीखने के बाद आसान लगता है, सीखने के पहले पेन नहीं चलता, हिम्मत ही नहीं पड़ती कि गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको सीखिए, समझिए, याद रखिए टाइप्स क्या क्या है, कितने टाइप्स हैं न्यूमेरिकल्स की, आसान टाइप कौन सा है, थोड़ा मुश्किल क्या है, बात कौन सी याद रखनी है, कौन से 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिसपे मैं फोकस कर रहा हूँ कि एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर होते हैं, रिलेटिव एरर का कोई यूनिट नहीं होता है, एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होंगे, राइट, तो उनका यूनिट होता है, कैसे ये डिफरेंट क्वांटिटीज होने के बावजूद भी प्योर नंबर बन के और हमने उसको ऐड कर दिया। फिर मैक्सिमम एरर कैसे निकाला जाएगा, फॉर्मूला तो हमने रिलेटिव एरर का यूज किया था, लेकिन फिर डी को उधर लेके मैक्सिमम कैसे निकाला। तो इस तरह से थोड़ा तोड़ मोड़ के आपको कैलकुलेशंस तक पहुंचना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करके 4 नंबर लेने होते हैं। यहां तक था ये मेरा लेक्चर आज का। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, आसान लगा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर में। इसी को सीखने के लिए हम पूरा चैप्टर तैयार करते हैं, लाइन बाइज लाइन पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सो दैट कि फाइनली आप यहां तक पहुंच पाए। सो कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडीज को, फिजिक्स को अच्छे से पढ़िए, अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाइए, और गुड लक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।